तो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 10वीं के लिए और किस सत्र के लिए, सत्र 2023-24। और इस वीडियो के माध्यम से आज आपको इतिहास का अध्याय 1 बताएंगे। और ये निदानात्मक कक्षा हेतु महत्वपूर्ण मॉड्यूल प्रश्न पत्र है। और इसमें आपको ये बता दें कि इतिहास से क्या क्या आएगा। अध्याय 1 में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये 2 अंक का रहेगा। भारत में राष्ट्रवाद, ये 7 अंक का रहेगा। अध्याय 3 भूमंडलीय विश्व का बनना, ये 3 अंक का रहेगा। अध्याय 4 औद्योगिकरण का युग, ये 4 अंक का रहेगा। और अध्याय 5 मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये भी 4 अंक का रहेगा। तो चलिए देखते हैं निदानात्मक कक्षाओं हेतु मॉड्यूल सत्र 2023-24 कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र, समग्र शिक्षा अभियान, सेकेंडरी एजुकेशन, लोक शिक्षण संचालय भोपाल मध्य प्रदेश द्वारा बनाया गया है। तो चलिए इसका आज अध्याय कौन सा देखेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आज अध्याय 1 पढ़ेंगे हम। अध्याय 1 में क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये कितने अंक का रहेगा, 2 अंक का रहेगा। और यहाँ नोट दिया हुआ है। नोट में क्या है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 छः सही विकल्प रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में 6 रिक्त स्थान रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में 6 सत्य असत्य रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी कितनी रहेंगी, 6। और प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य बता दीजिए, 6 अंक। इस प्रकार से टोटल 5 प्रश्न रहेंगे और पाँचों प्रश्न कितने अंक रहेंगे, 6 अंक, 5 का 30 अंक रहेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के निर्धारित हैं। इस प्रकार से ये आपका नोट में बता दिए कि कौन सा प्रश्न कितने कितने अंक के रहेंगे। चलिए अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अध्याय 1 में क्या दिया है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी अंक योजना 2023-24 अनुसार अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के लिए कुल दो आवंटित दिए हैं, कुल 2 अंक आवंटित दिए हैं। इसलिए छात्र इस अध्याय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को तैयार करेंगे। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो आपका अध्याय रहेगा 2 अंक का रहेगा, इसलिए आपकी तैयारी किसमें करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न उसमें तैयारी करना है। देखिए पाठ्यपुस्तक क्या दिया है। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो जो अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। प्रत्येक अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। उदारवाद यानी शब्द लातिनी की भाषा के अनुसार लिबर्स पर आधारित है, जिसका अर्थ स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून का समक्ष समानता है। फिर इसके बाद यहाँ दिया आपको निरंकुशवाद क्या है। एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा, देखिए यहाँ पर निरंकुशवाद क्या है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। फिर इसके बाद यूटोपिया क्या है, एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, कल्पनादर्श। फिर यूमानीवाद क्या है, एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। फिर जुमकर्स क्या है, प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। इसके बाद राष्ट्रवाद के उदय के कारण, देखो राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या है, निरंकुश शासन व्यवस्था, उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्यम वर्ग की भूमिका थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का क्रमिक विकास, फ्रांसीसी क्रांति कब, 1789, नागरिक संहिता 1804, वियना का संधि 1815, उदारवादियों की क्रांति 1848, जर्मनी का एकीकरण 1866 से 1871 तक, इटली का एकीकरण 1859 से 1871 तक। इस प्रकार से ये आपका राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताए। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण बिंदु आप इन्हें पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस अध्याय से आपका 2 अंक आना है। इसलिए आपको क्या करना है, विकल्प, खालिस्तान, सत्य असत्य और जो आपके एक शब्द एक वाक्य और अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसकी तैयारी आपको विशेष रूप से करना है।
तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं आप इन्हें पढ़ लीजिएगा। जैसे गणतंत्र के बाद फ्रांस में जर्मनी का एकीकरण क्या है, तो ये इटली का एकीकरण, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अब हम आपको क्या बताएंगे विकल्प बताएंगे, सही विकल्प क्या है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका पहला प्रश्न, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ए नंबर दिदरो, बी नंबर नेकर, सी नंबर रूसो और डी नंबर वाल्टेयर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर दिदरो। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, दिदरो ने। फिर सेकंड नंबर का विकल्प देखिए, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर नेपोलियन बोनापार्ट। किसने रखी थी, जर्मनी में एकीकरण की आधारशिला किसने रखी थी, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन आ जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फिर नेक्स्ट तीसरा विकल्प देखिए, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर फ्रेडरिक सारियू। प्रश्न क्या है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला फ्रांसीसी कलाकार है, तो इसका सी नंबर का आंसर सही होगा, फ्रेडरिक सारियू। फिर है नेक्स्ट अगला विकल्प, आंखों पर पट्टी बंधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है, तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर न्याय का। तो इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट हुए। इसके बाद आपका आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1789। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फिर दूसरा सही रिक्त स्थान क्या है, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर खालिस्तान संहिता के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर तीसरा सही रिक्त स्थान, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने खालिस्तान चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 2 चित्रों की श्रृंखला बनाई। फ्रांस का झंडा खालिस्तान है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तिरंगा, 2 रंगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा तिरंगा। फिर राइनलैंड का डाकिया खालिस्तान को कहा जाता है, नेपोलियन या गैरीबाल्डी, तो इसका सही आंसर आ जाएगा नेपोलियन। नेक्स्ट है, पूर्वी और मध्य यूरोप के जागीरदारों की जमीनों पर खेती खालिस्तान करते थे, तो भूदास या मजदूर, तो इसका सही आंसर आ जाएगा भूदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदारवादी लोग सबके लिए खालिस्तान के पक्ष में नहीं थे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपको इसका सही आंसर, मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। इसका नेक्स्ट रिक्त स्थान है, कपड़े मापने का पैमाना खालिस्तान था। नेक्स्ट खालिस्तान आपका क्या है, कपड़े मापने का पैमाना खालिस्तान था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा एले। कपड़े मापने का क्या था, एले। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 9, वीना की संधि के बाद फ्रांस में खालिस्तान राजवंश की सत्ता स्थापित हुई, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बुर्बो। इसका नेक्स्ट रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान 10, उदारवादी राष्ट्रवादी मुख्यतः खालिस्तान की आज़ादी चाहते थे, इसका आंसर आ जाएगा प्रेस। यंग इटली की स्थापना खालिस्तान ने की, तो इसका आंसर आ जाएगा मैसिनी। किसने की थी, मेतिसिनी। फिर नेक्स्ट रिक्त स्थान है, फ्रांस की दूसरी क्रांति खालिस्तान में हुई, तो 1830 में हुई। खालिस्तान संधि में यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी, तो आपका आ जाएगा कुस्तुतुनिया संधि ने यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। जर्मन संघ का सबसे बड़ा क्षेत्र खालिस्तान था, तो इसका सही आंसर आ जाएगा प्रसा। फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन खालिस्तान में हुआ, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सेंट पॉल चर्च। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसा के बड़े भूस्वामी खालिस्तान कहलाते थे, तो आपका सही आंसर आ जाएगा जुरकेस। कौन कहलाते थे, जुरकेस कहलाते थे। फिर नेक्स्ट खालिस्तान है, गॉड सेव आवर नोबल किंग खालिस्तान का राष्ट्रगान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब्रिटेन का। इस प्रकार आपका जो प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका आता है सही जोड़ी बनाइए। क्या बनाना, हमें सही जोड़ी का मिलान करना है। तो देखिए, यूहान गॉटफ्रीड का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा जर्मनी से। केरो कुपिसकी, इसका संबंध आ जाएगा पोलैंड से। यूजीन देला क्रोवा का संबंध आएगा फ्रांस से आ जाएगा। फिर गेरी बाल्टी का संबंध हो जाएगा इटली से हो जाएगा। बिस्मार्क का संबंध हो जाएगा प्रसा से होगा, और लॉर्ड बायरन का संबंध इंग्लैंड से होगा। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान आप कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सही जोड़ी है टूटी हुई बेड़ियाँ, इसका अ नंबर का ऑप्शन ही सही है। एक नए युग का सूत्रपात। फिर दूसरा नंबर बाज छाप वाला कवच, ये 1848 में प्रतिबंधित उदारवादी राष्ट्रवाद जर्मन झंडा। बलूत पत्तियों का मुकुट, शांति की चाह। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, वीरता का प्रतीक। तो ये
उसके बाद काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, जर्मन समुदाय की प्रकृति शक्ति, उगते सूर्य की किरणें, आज़ादी मिलना। तो ये आपका उसके सामने का ही उत्तर सही है। जैसे पहले का अ, दूसरे का ब, तीसरे का स, चौथे का द, पांचवे का ई, छठवें का एफ, फ, उगते हुए सूरज की किरणें, सातवें का ग। तो इस प्रकार से आप इनका मिलान कर देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, तीसरी सही जोड़ी है, नेपोलियन की पराजय 1815 वाटरलू में। वीना संधि का सदस्य नहीं है तो अमेरिका। जैसेपे गैरिबाल्डी, ये क्या है, एक नाविक है। रक्त और लोह की नीति, बिस्मार्क, मारियान की प्रतिमाएं, राष्ट्रीय प्रतीक। तो इस प्रकार से आप क्या कर दिए, आपको जो आपकी सही जोड़ी थी उनका मिलान करके आपको बता दी। इसके बाद एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखने को कहा है। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरंकुशवाद। क्या कहलाती है? निरंकुशवाद कहलाती है। नरजाति से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, नजाति से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर आ जाएगा एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्यम अथवा पृष्ठभूमि जिसे समुदाय अपनी पहचान मानता है, नजाति कहलाता है। फिर अगला है कल्पनादर्श, जिसे यूटोपिया क्या है? तो देखिए यहाँ पे कल्पनादर्श, यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, कल्पनादर्श या यूटोपिया कहलाता है। फिर प्रश्न नंबर 4, रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? रूपक से आपका क्या तात्पर्य है? देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, रूपक से आपका क्या तात्पर्य? जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित किया जाता है उसे रूपक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो आप उत्तर बताएंगे। फ्रेडरिक सारियू एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने 4 चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। ये प्रश्न नंबर, फ्रेडरिक सारियू कौन था उसके बारे में बताएं। इसके बाद प्रश्न नंबर 6, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो आप उत्तर बताएंगे। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया। उसके बाद द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध है। इस प्रकार नेपोलियन बोनापार्ट कौन था वो बताया आपको। इसका प्रश्न नंबर 7 है, काउंट कैमिलो दे काउर कौन था? तो आप उत्तर बताएंगे। काउंट कैमिलो दे काउर इटली के सार्डिनिया पीडमार्ट राज्य का मंत्री प्रमुख था। उसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इसके बाद जेसुसेपी मैसिनी कौन था? तो जेयूसेपी मैसिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। फिर जेयूसेपी मैतिसिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो इसका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, यंग इटली क्या था? इसकी स्थापना किसने की? तो उत्तर बता देंगे। यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी में के दशक में जेयूसेपी मैसिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न, जर्मन पंचांग को कब और किसने बनाया? तो जर्मन पंचांग का तिथिक्रम मुख्य पृष्ठ 1798 ईस्वी में पत्रकार एड्रियास रेबमान ने डिजाइन किया था। फिर है, बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? तो आप उत्तर बता देंगे। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। फिर अगला प्रश्न है, लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह किसका कथन है? तो लोगों को अपनी आज़ादी मुट्ठी में कर लेनी चाहिए, यह कथन एड्रियास रेबमान का है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, मताधिकार किसे कहते हैं? वोट देने के अधिकार को मताधिकार कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, काला, लाल, सुनहरा झंडा किस देश का है? तो उत्तर हो जाएगा जर्मनी। नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत किस आक्रमण से हुआ? नेपोलियाई युद्धों की शुरुआत किस आक्रमण से हुई? तो आपका उत्तर हो जाएगा इटली। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1861 में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में। इस प्रकार से एक शब्द और एक वाक्य में जो उत्तर थे आपको बता दिए। उसके उत्तर ये नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर निरंकुशवाद, ये दूसरे प्रश्न का उत्तर, ये तीसरे प्रश्न का, ये चौथे का, ये पांचवे का, ये छठवें का।
इसी प्रकार ये आपका 7वां प्रश्न का उत्तर, 8वां प्रश्न का उत्तर, 9वां, ये सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। हमने आपको बता भी दिए, लेकिन यहाँ पे सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दिए हुए हैं, यहाँ देख सकते हैं, प्रश्न 1 से 20 तक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सत्य असत्य बताइए। वीना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी, सत्य। 1804 की नागरिक संहिता को आमतौर पर हिटलर की संहिता के नाम से जानते हैं, असत्य। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी स्वतंत्रता और गणतंत्र के चिन्ह थे, सत्य। नेपोलियन बोनापार्ट इटली का राजा था, असत्य। उदारवादी सभी को मताधिकार के पक्ष में थे, असत्य। जर्मन संघ 39 भागों में विभाजित था, सत्य। पोलनेस और माजोर्का का संबंध पोलैंड से है, सत्य। यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था, असत्य। केसर विलियम प्रथम जर्मनी का पहला राजा था, सत्य। लाटारिया विक्टर एमेनुएल की पत्नी थी, असत्य। इटली के एकीकरण में अंतिम बाधा रोम था, सत्य। तो इस प्रकार से आपको ये सत्य असत्य बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अति लघुत्तम प्रश्न, जो 2 अंक के रहेंगे। जैसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, जॉलवेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई। उत्तर देखिए, जॉलवेराइन नामक शुल्क संघ की स्थापना प्रेशियाई के अनुरोध पर 1834 ईस्वी को हुई, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है। तो ये कथन किसका है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिक। किसका कथन है ये, मेटरनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के मुख्य निर्माता कौन कौन थे। तो उत्तर हो जाएगा एशियाई का शासक विलियम प्रथम और ख नंबर प्रेशिया का चार्ल्स बिस्मार्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन थे। तो उत्तर देखिए, क नंबर इटली के मेजिनो, काउर और गेलीबार्डी जैसे महान क्रांतिकारी और विचारक। और ख नंबर सार्डिनिया का शासक विक्टर इमैनुएल द्वितीय। फिर अगला प्रश्न है, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना किसने की। तो उत्तर हो जाएगा, जर्मन राइन महासंघ की स्थापना नेपोलियन ने की। फिर अगला प्रश्न है, वीना कांग्रेस में फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की। तो उत्तर हो जाएगा, वीना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो उत्तर हो जाएगा, यूरोप में नए राष्ट्रों का निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू होने वाली फ्रांस की क्रांति के साथ शुरू हो गई थी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति कब और कहाँ हुई। उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस में 1789 में हुई। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण के फलस्वरूप यूरोप में कौन से नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। तो उत्तर देखिए, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्यम वर्ग जो उद्योगपति और व्यापारी इत्यादि थे। उदारवाद का अर्थ बताइए। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, उदारवाद का अर्थ, उदारवाद यानी मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। उत्तर हो जाएगा, उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। जेयूसेपी मैसिनी ने किन 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। तो उसका उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित 2 भूमिगत संगठनों की स्थापना की। नंबर 1 मार्सेई में यंग इटली और नंबर 2 बर्न में यंग यूरोप। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कब और किस संधि के द्वारा यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। तो 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा। 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, रोमानीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। तो उत्तर हो जाएगा, रोमानीवाद एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 16, 17, 18, 19, इन सबके उत्तर यहाँ पे दिए हैं। जैसे प्रश्न नंबर 18 क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह कौन कौन से थे। तो आप उत्तर बता देंगे, फ्रांसीसी क्रांति के रूपक चिन्ह मारियान, तिरंगा, लाल टोपी और कलगी थे। जर्मनिया का अर्थ बताइए। जर्मनियान जर्मन राष्ट्र का रूपक है। चाक्षु अभिव्यक्तियों में बलूत वृक्ष की पत्तियों का मुकुट पहनती थी, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों के उत्तर आप बता सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 20, बाल्कन क्षेत्र में आने वाले प्रमुख राज्यों के नाम। तो उसके नाम हो जाएंगे रोमानिया, बल्गारिया, यूनान, क्रोएशिया आदि। जनमत संग्रह से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर बता देंगे, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से कोई प्रस्ताव स्वीकृत या अस्वीकृत कराया जाता है। राष्ट्रवाद क्या है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 23, 1830 में जुलाई क्रांति का
फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये आप प्रश्नों के उत्तर आप देख सकते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 23 के बाद ये आपका जिउसेप्पे मेसिनी, काउंट कैमिलो दे काबूर, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, इन पर टिप्पणी दी गई है। इन टिप्पणी को आप पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से ये यहाँ पे आपके ये अध्याय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे वह आपको बताए, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस अध्याय में आपको विकल्प, सही जोड़ी, खालिस्तान और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसकी तैयारी करना है, क्योंकि यह अध्याय आपका कितने अंक आना है, 2 अंक आना है। इसलिए आपको ज़्यादा तैयारी किसकी करना है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तैयारी करना है, या एक वाक्य, सही जोड़ी है उसकी तैयारी करना है। यदि बच्चों आपको हमारे द्वारा जो अध्याय में क्या था, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित प्रश्नों के उत्तर बताए गए, ये अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।